नमस्ते दोस्तों, आपका NAVH 5th एडिशन में स्वागत है। ये हमारी दूसरी वीडियो रिलीज हो रही है। फर्स्ट वीडियो में हमने NAVH के फर्स्ट चैप्टर के 5 स्टैंडर्ड्स की स्टडी की थी, लेकिन कुछ दोस्तों का मेरे पास मैसेज आया कि सर एक बार में एक चैप्टर पढ़ाइए। और ऐसा कीजिए कि पहले आप सारे चैप्टर्स के नाम बता दीजिए, और जब आप बोल रहे हो जिस चैप्टर्स का, तो वो चैप्टर्स लिखे हों सामने। कभी कभी क्योंकि आपके एक्सटेंट में, आपकी लैंग्वेज में, सुनने में और बोलने में अंतर आ जाता है। मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। पिछली वीडियो भी बहुत सारे मित्रों ने सराही है और बहुत सारी सलाहें भी दी हैं, बहुत अच्छा लगा। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है। वो हमने पहले भी बताया था, डिस्कस किया था कि जो पहला चैप्टर है वो है AAC। AAC में 14 स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। वो 14 स्टैंडर्ड्स कौन कौन से होते हैं ये भी हमने डिस्कस किया था। और उन 14 स्टैंडर्ड्स में सिर्फ 5 स्टैंडर्ड्स में क्या क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले एक बार हम चाहते हैं कि हम अपने उस जो हमने पहले डिस्कस किया था उसको रिव्यू कर लें एक बार। तो सबसे पहले रिव्यू करते हैं कि भाई NAVH क्या है, NAVH नाम क्यों पड़ा, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं। तो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स NAVH होता है। इसका फुल नेम जो मैंने बोला है वो आपके सामने लिखा हुआ आ ही रहा होगा। अब आते हैं हम इसके 5th एडिशन में कि 5th एडिशन में इसमें क्या क्या चैप्टर हैं। तो सर 5th एडिशन में चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 है एक्सेस असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर, जिसको हमने शॉर्ट में क्या कहा था, AAC। उसके बाद था चैप्टर नंबर 2 COP, इसको क्या कहा था हमने, केयर ऑफ पेशेंट। चैप्टर नंबर 3 मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन MOM। चैप्टर नंबर 4 पेशेंट राइट एंड एजुकेशन, यानी कि पेशेंट के राइट्स और एजुकेशन से इससे रिलेटेड है, PRE। चैप्टर नंबर 5 हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल HIC। चैप्टर नंबर 6 पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट PSQ। ये 5th एडिशन और 4th एडिशन में यही अंतर आया है। जो 4th एडिशन से में था ये चैप्टर कंटिन्यूस केयर क्वालिटी केयर का था, और यहाँ पे PSQ हो गया, पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, यानी कि 5th एडिशन में सेफ्टी पे ज़्यादा फोकस किया गया है क्वालिटी के साथ साथ। चैप्टर नंबर 7 में रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट है, ROM है। चैप्टर नंबर 8 में आप आते हैं फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सेफ्टी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं FMS। और चैप्टर नंबर 9 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM। और चैप्टर नंबर 10 इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम IMS। इस तरह से हम सब मित्रों हमने क्या किया था, ये 10 चैप्टरों का नाम हमने पिछली बार भी आपके साथ बोले थे कि भाई हमारे साथ एक एक बार बोलो। तो जल्दी जल्दी मैंने इसलिए बोले कि आपको याद आ जाए और आप इन्हें याद कर लें। 10 चैप्टर हो गए अपने शॉर्ट भी और फुल फॉर्म में। अब आते हैं कि साहब AAC क्या है। तो AAC जो है उसकी फुल फॉर्म है एक्सेस असेसमेंट ऑफ कंटिन्यूटी केयर। जब हम AAC की बात करते हैं, ठीक है, AAC की बात करते हैं, एक्सेस असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर की बात करते हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ आ रहा होगा। तो इसमें इसको 14 स्टैंडर्ड में डिवाइड किया गया है। वो 14 स्टैंडर्ड कौन से 14 स्टैंडर्ड्स हैं, हम एक एक करके धीरे धीरे आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले 5 किए थे और 14 के 14 डिटेल में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए पहला स्टैंडर्ड था, जो 5 पहले हमने आपके साथ डिस्कस किए थे उन्हें शॉर्ट में करेंगे, और जो बाकी होंगे थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। पहला स्टैंडर्ड क्या था, AAC 1। पहले स्टैंडर्ड को कहेंगे AAC 1। द ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस एंड डिस्प्ले द हेल्थ केयर सर्विसेज दैट इट प्रोवाइड्स। इसका मतलब ये था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको वो सारी इंफॉर्मेशंस जो वो प्रोवाइड करती है वो सारी डिटेल में लिखी होनी चाहिए, और ऐसी जगह डिस्प्ले होनी चाहिए जहाँ पर सब देख सकें। जो वो प्रोवाइड नहीं करती वो भी लिखी होनी चाहिए।
उसके साथ साथ वहाँ जितने भी कर्मचारी ड्यूटी करते हैं, जितने भी अधिकारी ड्यूटी करते हैं, उनको वो सारी जानकारी होनी चाहिए। वो ये ना कहते मिले कि अमुक डिपार्टमेंट चले जाइए या फ्रंट ऑफिस चले जाइए या पूछताछ चले जाइए, वहाँ पता हो। कोई गार्ड है उसको भी पता होना चाहिए मेरे यहाँ ये फैसिलिटी हैं, ये सर्विस हैं, और इन सर्विसेज में भी ये सर्विस है। जैसे अगर मेरे यहाँ रेडियोलॉजी सर्विस है तो CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, मेरे यहाँ MRI नहीं है, ये सब जानकारी इसको होनी चाहिए। खैर उसके अलावा जो हमारा दूसरा था स्टैंडर्ड AAC2, इसको क्या कहते हैं? द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ए वेल डिफाइंड रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन प्रोसेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास एक रजिस्ट्रेशन का और एडमिशन का वेल डिफाइंड एक प्रोसेस होता है, वो हमारे पास लिखित होना चाहिए और वो उस फ्लोर के सभी लोगों को पता होना चाहिए। कभी भी इमरजेंसी का कोई भी डिपार्टमेंट का व्यक्ति या किसी और डिपार्टमेंट का व्यक्ति ये कहता ना मिले आप फ्रंट ऑफिस पर जाइए, हमारी ड्यूटी नहीं है, हमारी ड्यूटी केवल पेशेंट भर्ती करने की है। NABH ये नहीं सिखाता। NABH कहता है आप सबको पता होना चाहिए, आपका एक डिफाइंड एक फिक्स होना चाहिए कि OPD से रजिस्ट्रेशन होगा इस तरह से और एडमिशन होगा इस तरह से, इमरजेंसी से रजिस्ट्रेशन होगा इस तरह से और एडमिशन होगा इस तरह से। सबको पता होना चाहिए, कोई एक दूसरे पे टालता हुआ ना हो, और ये एक रिटिन पॉलिसी होनी चाहिए, पॉलिसी और प्रोटोकॉल हमारे होने चाहिए इसके रिटिन। अब आ जाते हैं AAC3। AAC3 क्या कहता है साहब? AAC3 कहता है देयर इज़ एन एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफ़र और रेफरल ऑफ पेशेंट। कोई भी पेशेंट ट्रांसफ़र होता है, रेफरल होता है, तो उसकी एक मैकेनिज्म होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। और वो एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म क्या होनी चाहिए कि रिटिन कंसेंट होती है, फॉर्म होता है, वो आप भरवाते हैं, लेकिन आपकी पॉलिसी प्रोटोकॉल बना होना चाहिए। इन हाउस अगर आप पेशेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक वार्ड से दूसरे वार्ड, उसकी किसकी सेफ्टी का ध्यान रखना है, हैंड ओवर प्रॉपर्ली किस तरह से देना है, रिटिन में हैंड ओवर देना चाहिए। उसके अलावा एक फॉर्म भरवाना चाहिए, अटेंडेंट्स को उसकी सूचना देनी चाहिए, अटेंडेंट्स को ये भी बताना चाहिए आप इस डिपार्टमेंट में यहाँ इतना चार्ज जा रहा है, अगले डिपार्टमेंट में जाएंगे तो उसका चार्ज ये होगा, इस डिपार्टमेंट में ये फैसिलिटी है, अगले डिपार्टमेंट में ये फैसिलिटी है, और ये डिसीजन हमने इसलिए लिया है। उसकी पूर्ण सुरक्षा करना आपका काम है। डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट अगर किसी हॉस्पिटल अदर हॉस्पिटल भेज रहे हैं तब भी पारदर्शिता पूरी लिखेंगे, कंसर्ट लिखेंगे। कंसर्ट में जरूर कहेंगे कि आपने पेशेंट को ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन जो भी खतरे हैं अच्छे से बता दिए गए हैं, सभी खतरे आप उस पर एक्सप्लेन करेंगे, और ये भी बताइए कि कोई इमरजेंसी होती है तो आप इस नंबर पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये सब हम करेंगे। अब हम आ गए AAC4 पर। AAC4 है पेशेंट्स केयर फॉर बाय द ऑर्गेनाइजेशन अंडरगो एंड एस्टेब्लिश इनिशियल असेसमेंट। AAC4 क्या कहता है कि अगर कोई भी पेशेंट है उसका इनिशियल असेसमेंट होना चाहिए, प्रॉपरली उसका इनिशियल असेसमेंट होना चाहिए, और उसमें इनिशियल असेसमेंट में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। भाई गड़बड़ी का मतलब क्या है कि भाई साहब मैंने पिछली बार भी आपसे डिस्कस किया था कि अगर कोई पेशेंट आता है और उसका कैजुअलिटी में इनिशियल असेसमेंट गलत हो जाता है, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो फिर आप उसको मान लो फॉर द एग्जाम्पल वो कार्डियक पेशेंट है, वो कार्डियक पेशेंट गैस्ट्रो में चला गया, मैंने पिछली बार भी कहा था गैस्ट्रो में, फिर पता चला कार्डियक में गया, तो वो टाइम ख़राब होता है, पेशेंट का एक बड़ा क्रूशियल समय होता है, कभी कभी ख़राब हो जाता है। इसलिए इनिशियल असेसमेंट सही टाइम में टेट में और अच्छे से होना चाहिए। AAC5 आपका क्या कह रहा है साहब? AAC5 आपसे कहता है कि पेशेंट केयर फॉर बाय द ऑर्गेनाइजेशन अंडरगो अ रेगुलर रीअसेसमेंट, यानी कि आप पेशेंट की केयर जो आप कर रहे हैं, पेशेंट की केयर, वो रीअसेसमेंट भी होना चाहिए। देखिए ये कहा जाता है NABH में कि कंसल्टेंट के द्वारा 24 आवर्स में पेशेंट की को देख लेना चाहिए। नर्सिंग केयर और उसका बार बार रीअसेसमेंट होते रहना चाहिए। इसी तरह से आपका आता है डाइटिशियन का, डाइटिशियन केयर प्लान रीअसेसमेंट होते रहना चाहिए। फिजियोथेरेपी केयर प्लान रीअसेसमेंट होते रहना चाहिए। कंसल्टेंट की केयर प्लान रीअसेसमेंट होना चाहिए। कारण जैसे कि मान लो आपका कहीं किसी पेशेंट को इन्फाक्ट आया, इन्फाक्ट आने के बाद आप CVA है फॉर एग्जाम्पल, CVA में आप पहले पता करोगे कि हेमरेज है, इन्फाक्ट है, आपने पता चला इन्फाक्ट करने के बाद आप फिर रीअसेसमेंट करेंगे ना, उसका डॉपलर वगैरह कराएंगे ना, कोज ऑफ इन्फाक्ट या कोज ऑफ हेमरेज क्या था वो भी तो आप ठीक करेंगे। तो रीअसेसमेंट भी रेगुलर होते रहना चाहिए, पेशेंट की केयर के लिए जरूरी है। AAC6, अब AAC6 जो चैप्टर है उसमें दिया गया था लेबोरेटरी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एज पर द स्कोप ऑफ द
सर्विसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ और धीरे धीरे आप सुनिएगा। लेबोरेटरी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एज पर द स्कोप ऑफ द सर्विस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेबोरेटरी सर्विस में भी जो आप सर्विसेज हैं और जो नहीं है आपकी डिस्प्ले होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई लेबोरेटरी सर्विस में आपने उसकी सर्विसेज नहीं लिखी हुई है, नंबर 1। दूसरा क्या होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स आपका एडुकेट होना चाहिए। जो मैन पावर है एडुकेट होना चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए वो भी आपके पास मैन पावर कितनी क्या आपके पास छोटे से बोर्ड पर लिखी हो कि ये टेक्नीशियन है, ये डॉक्टर साहब है। क्वालिफाइड ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स होने चाहिए। रिक्वेशन ऑफ टेस्ट है, कलेक्शन है, आइडेंटिफिकेशन है, आप सैंपल्स की हैंडलिंग कैसे करते हैं, सेफ ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं, डिस्पोजल ऑफ स्पेसिमेन, ये भी आपके पास रिटिन गाइडेंस होनी चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए। ये आपका कहता है AAC 6। ठीक है, आपने AAC 6 में लेबोरेटरी सर्विसेज का देख लिया। अब आया थे AAC 7। जल्दी तो नहीं हो रही, मैं समझता हूँ क्योंकि आपके सामने लिखा हुआ भी आ रहा है तो आपकी समझ में आ भी रहा होगा। AAC 7 क्या कहता है, देयर इज एन एस्टेब्लिश्ड लेबोरेटरी क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। स्कोप ऑफ सर्विस के बाद एक क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम इन रूटीन गाइडलाइंस के रूप में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आप लिखा हुआ ना हो, इम्प्लीमेंटेड भी हो। ठीक है, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन उसका होना चाहिए प्रोग्राम का। या आपका ये जो है सेफ्टी प्रोग्राम है ये इस तरह से वेरीफाई है और वैलिड है। उस प्रोग्राम में क्वालिटी रिजल्ट जो आपके आप ये इंश्योर करें उस प्रोग्राम में कि जो रिज़ल्ट हैं वो क्वालिटी रिज़ल्ट हैं। उसके बाद साहब आप पीरियोडिक कैलिब्रेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल इक्विपमेंट्स का भी उसमें डिटेल होना चाहिए और उसका फिर डाटा होना चाहिए उस प्रोग्राम में। और क्या होना चाहिए, जितने भी करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन हैं उसकी भी डिटेल होनी चाहिए कि कोई भी गड़बड़ हो जाती है वो करेक्टिव एक्शन ये लेते हैं और प्रिवेंटिव एक्शन ये लेते हैं। ये आपका है AAC 7, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही AAC 8। AAC 8 क्या कहता है जनाब, AAC कहता है देयर इज एन एस्टेब्लिश्ड लेबोरेटरी सर्विसेज प्रोग्राम। अब एस्टेब्लिश्ड लेबोरेटरीज, सॉरी मैंने सर्विसेज कह दिया, माफ़ कीजिएगा, सेफ्टी प्रोग्राम होना चाहिए। सर्विसेज तो है ही। देयर इज एन एस्टेब्लिश्ड लेबोरेटरी सेफ्टी प्रोग्राम। अब लैब चला रहे हैं साहब तो सेफ्टी की भी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपने क्वालिटी की भी ध्यान रख लिया, स्कोप ऑफ सर्विसेज का भी ध्यान रख लिया, अब आपको सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। NABH में यही है, क्वालिटी और सेफ्टी, इसी को फोकस किया गया है। इसमें क्या करेंगे, एक आप प्रोग्राम बनाइएगा रिटिन, उसमें उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। उस प्रोग्राम में क्या होगा, जो सेफ्टी से संबंधित आप रूल जो काम करते हैं, कोई केमिकल है उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जो आपके लिक्विड्स हैं स्पेसिमेन कैसे डिस्कार्ड करते हैं, पेशेंट जो आपके कर्मचारी हैं उनकी सेफ्टी किस तरह से करते हैं, पेशेंट की सेफ्टी का क्या प्रोग्राम है, फॉल रिस्क वगैरह का, अचानक वैसोवेगल हो जाए तो उसके लिए क्या आपने पर्सनल अप्रोप्रिएट प्रोग्राम बना रखा है। दूसरा, जो लेबोरेटरी पर्सन है वो प्रॉपरली ट्रेंड है नहीं है, अरे भाई वो ट्रेंड नहीं होंगे तो जीवन से खेलेंगे, 10 पिक लगाएंगे एक पिक की जगह, है ना। लेबोरेटरी पर्सनल को आप सेफ्टी प्रॉपरली दे रहे नहीं दे रहे, जैसे फॉर द एग्जाम्पल किसी टेस्ट में मास्क की ज़रूरत है, फेस शील्ड की ज़रूरत है, PPE की ज़रूरत है। जैसे कि आप रैट का या RT-PCR का टेस्ट लेते तो अपने कर्मचारी को आप प्रॉपरली सेफ्टी एप्रोप्रिएट सेफ्टी मेजर्स दे रहे नहीं दे रहे, ये सब AAC 8 में आता है। ठीक है, जो आपकी लेबोरेटरी सेफ्टी प्रोग्राम आपको लागू करना होगा और आपके पास लिखा होना चाहिए। ऐसे सर आके ये कहेगा आपने लागू कर दिया, ठीक है, लिखा हुआ दिखाओ, उसका डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ। ये एक लेबोरेटरी के लिए बहुत ज़रूरी है, यही सब चीज़ें इमेजिन के लिए ज़रूरी है। AAC 9 कहता है देखो सेम है, एक बार इमेजिन में भी वही आएगा जो लेबोरेटरी में था। जैसे इमेजिनिंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एज पर द स्कोप ऑफ सर्विसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो भी इमेजिंग सर्विसेज हैं, स्कोप ऑफ जो आप फैसिलिटी देते हैं वो, और जो फैसिलिटी नहीं देते वो पूरी लिखी होनी चाहिए, डिटेल बाहर। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स एडुकेट होना चाहिए और आपका डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। क्वालिफाइड लोग, ट्रेंड लोग होने चाहिए।
उसके अलावा क्या होना चाहिए, एक टैट भी होना चाहिए कि इतने टैट में आप पेशेंट को टर्न अराउंड टाइम, यानी कि इतने टाइम लिमिट में आप पेशेंट को रिजल्ट और रिपोर्ट दे देते हैं, ठीक है, डिफाइंड फ्रेम टाइम में होनी चाहिए। और उसके अलावा क्रिटिकल रिजल्ट रिपोर्ट, वही लेबोरेटरी में था कि अगर कोई रिपोर्ट ख़राब आई है, क्रिटिकल आई है, तो आपको इन्फॉर्म करना होगा किसे जनाब, आप अपने तुरंत, जैसे कि मान लो किसी को हेमरेज आया तो आप तुरंत रजिस्टर में लिखोगे एक नेम फलाना, सो एंड सो नेम एंड ये एज, ये सेक्स, ये क्रिटिकल रिपोर्ट, बिग हेमरेज या कॉन्टाइन हेमरेज या जो भी है वो, एंड इन्फॉर्म टू डॉक्टर कंसल्टेंट, तुरंत इन्फॉर्म करोगे और उसमें लिखोगे इस टाइम टेस्ट किया, इस टाइम इन्फॉर्म किया, तो तुरंत क्या होगा, उस पर आपका कंसल्टेंट तुरंत एक्शन ले लेगा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए। नहीं सर हम तो तुरंत बता देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन ये लैब में होना चाहिए। जैसे किसी का क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, जैसे आप किसी का क्रेटिनिन जो था किसी का 15 है, आप रीचेक कीजिए, वही 15 ही है, तो तुरंत आप उसकी डिटेल रजिस्टर में लिखेंगे कि 10:15 पे या इस टाइम पे ये क्रिटिकल रिजल्ट ये आया और हमने 10:16 तक इस डॉक्टर को यहाँ ऐसे ऐसे बता, ताकि तुरंत एक्शन हो, फास्ट एक्शन हो। सर्विस सेफ्टी और क्वालिटी यही NABS सिखाता है, इस चीज़ पर हमें ध्यान देना है। और जो रिज़ल्ट है रेडियोलॉजी में भी स्टैंडर्ड जो भी है उसके स्टैंडर्ड होने चाहिए, उसी में हमने रेडियोलॉजी के रिजल्ट देने। तो 9 हो गया। AC10 देयर इज एन एस्टेब्लिश क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम फॉर द इमेजिंग सर्विसेज। लैब की तरह ही आ गया, क्या आ गया, एस्टेब्लिश क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। वहाँ पे लेबोरेटरी का था, यहाँ पे एस्टेब्लिश क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम किसके लिए आ गया, इमेजिंग के लिए। ठीक है, याद करने के लिए भी थोड़ा सा आसान है कि 3 जो लैब पर लागू हो रहे हैं वही हमारे रेडियोलॉजी पर लागू हो रहे हैं, वहाँ बस इमेजिंग लग गया है। तो इसमें क्या है, इसमें क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वालिटी में आप क्या क्या मेंटेन करेंगे, इम्प्लीमेंट, आप एक गाइडलाइंस बनाएंगे, उसकी प्रॉपरली गाइडलाइंस बनाएंगे। उन गाइडलाइंस में आप लिखेंगे कि हम इस तरह से सारी क्वालिटी जो है मेंटेन करते हैं सारी क्वालिटी। उसको एक गाइडलाइंस को आपको ARB की जो गाइडलाइंस होती है मेन तो आपको वो फॉलो करनी होती है। जो ARB की गाइडलाइंस हैं उनको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे नियम कानून ARB की गाइडलाइंस आप फॉलो करेंगे। उसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम को रिव्यू भी करते रहेंगे और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी आप रिव्यू करते रहेंगे। अब आते हैं AAC 11 देयर इज एन एस्टेब्लिश सेफ्टी प्रोग्राम इन इमेजिंग सर्विसेज। अब हमें सेफ्टी प्रोग्राम भी रखना पड़ेगा। अब सेफ्टी प्रोग्राम में क्या करना पड़ेगा, जो बैजेज है ना, TLD बैजेज हैं, वो लेड एप्रेन है, वो टूटे फूटे ना हो, उनकी लगातार जांच हो रही हो। दूसरी चीज़, प्रॉपरली वो लेड एप्रेन का यूज़ हो रहा हो। एक्सरे मशीन की प्री मेंटेनेंस है या आपकी जो मशीनरी है उसकी प्री मेंटेनेंस का ध्यान रखा जाए। कर्मचारियों की सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, उन्हें ज़्यादा रेडिएशन तो नहीं मिल रहा, इस बात का ध्यान रखा जाए। इन सब चीज़ों का हम इमेजिंग सर्विस में सेफ्टी प्रोग्राम में ये सब चीज़ें लागू करते हैं। जिन लोगों को हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं तो उन लोगों के लिए सेफ्टी पूरा है कि कॉन्ट्रास्ट दिया तो उसको क्रिटेनिन जो है हमारे पास डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए कि इन लोगों को कॉन्ट्रास्ट दिया, उस लोग का ये क्रिटेनिन है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए प्रॉपरली, और डॉक्यूमेंटेशन के साथ ज़रूरी है कि आप उसको फॉलो भी करें। उसके बाद ये इसी बारे आ जाइए, पेशेंट केयर इज़ कंटिन्यूस एंड मल्टीडिसिप्लिनरी होनी चाहिए। पेशेंट केयर कंटिन्यूस होनी चाहिए। जैसे अब आपके पास पेशेंट आ गया, मेडिसिन लगा के तो तीसरी नहीं होगी ना, आपको क्या करना होगा, और भी केयर करनी होगी। उसकी फिजियोथेरेपी है, उसकी नर्सिंग केयर है, उसकी डाइट केयर है, उसकी रोटेशन का है, उसको रोटेट करना होता है, जैसे उसकी करवट दिलवाना है, उसका फोल्ड का ध्यान रखना है, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना है। ये सब जो है प्री ऑप का ध्यान रखना है, पोस्ट ऑप का ध्यान रखना है। वो मल्टीडिसिप्लिनरी इस तरह से हमने पूरा काम करना है। ये AC 13 आते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एन एस्टेब्लिश डिस्चार्ज प्रोसेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डिस्चार्ज प्रोसेस होता है, एस्टेब्लिश प्रो होना चाहिए और लिखा होना चाहिए कि हमारे डिस्चार्ज में हमारा डिस्चार्ज जो है इस तरह से, उसकी प्रोसेस पूरी की पूरी डिफाइन होनी चाहिए। आपके पास कोई वो आके ये कह सकता है साहब आपकी डिस्चार्ज पॉलिसी कहाँ, जरा दिखाना मुझे, आपके पास लिखी हुई है नहीं है, पॉलिसी प्रोटोकॉल्स है या नहीं है, डिस्चार्ज समरी आप कैसे बनाते हैं उसके लिए कोई पॉलिसी प्रोटोकॉल है या नहीं है, ये आएगा। और अब आते हैं AAC 14। AAC 14 कहती है द ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन द कंटेंट
कंटेंट ऑफ द डिस्चार्ज समरी। अब डिस्चार्ज समरी के कंटेंट भी आपको पता होना चाहिए। कैसे कैसे? साहब पेशेंट का टाइम ऑफ डिस्चार्ज क्या है, ठीक है, उसका UHID नंबर क्या है, डॉक्टर कौन है, डेट ऑफ एडमिशन क्या है, डिस्चार्ज ऑफ एडमिशन क्या है, रीजन ऑफ एडमिशन क्या है, सिग्निफिकेंस फाइंडिंग क्या थी, डायग्नोसिस क्या थी उसकी, पेशेंट की कंडीशन, टाइम ऑफ डिस्चार्ज क्या है। डिस्चार्ज समरी में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन की, रिजल्ट की, कोई प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है उसकी डिटेल देनी चाहिए, मेडिकेशन उसको उस समय क्या दी गई, ट्रीटमेंट गिवन, वो सब होना चाहिए। उसके साथ होना चाहिए डिस्चार्ज समरी में फॉलो अप एडवाइस, आपको कितने दिनों बाद आना, उसके सारे इंस्ट्रक्शन की घर पे आपको इस बात का ध्यान रखना है। और साथ में लास्ट में एक लाइन होनी चाहिए कि इमरजेंसी होती है तो आप इस नंबर पर आइएगा। उसके अलावा लामा की डिटेल, लामा पेशेंट करेंगे तो उसमें क्या होगा, डेथ की समरी किस तरह से दी जाएगी। लीव्स अगेन मेडिकल एडवाइस के अलावा होता है आपका कौन सा, MLC केस। तो MLC केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि उसको पूरी अगर तो सही ट्रू रिपोर्ट देते नहीं है वो लोग, अगर ट्रू, क्योंकि एक आपको जैसे कोई MLC केस है तो MLC केस में एक्सरे और फिल्म पुलिस को भी चाहिए होती है मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट से, अब पेशेंट को भी चाहिए क्योंकि वो रेफर तो हायर सेंटर या दूसरी जगह जा रहा है, तो नंबर आपको उसकी दो कॉपी करानी होगी। शुरू में उसको समझाना होगा फिल्म के चार्जेज आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे क्योंकि आपकी एक कॉपी तो मुझे पुलिस को देनी है, अपने रिकॉर्ड में रखनी है, एक कॉपी आपको चाहिए। कभी कभी क्या होता है इंश्योरेंस में भी कुछ लोग जिद करते हैं। इंश्योरेंस में क्या होता है कि भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, फोटोस्टेट उनको होते हैं। समटाइम जैसे कि हमें तो ओरिजिनल ही फिल्म चाहिए, तो हमें स्टार्टिंग में ही कहना पड़ेगा भाई देखो ओरिजिनल वहाँ जाती हैं, आपको अगर चाहिए तो फोटोस्टेट मिलेंगी, फिर भी फिल्म चाहिए तो फिल्म का चार्ज एक्स्ट्रा मिलेगा। ये सब पारदर्शिता हमने रखनी होगी, तभी पेशेंट उनसे सेटिस्फाई होगा। देखिएगा पेशेंट सेटिस्फेक्शन, सेफ्टी और क्वालिटी, हमने बस इस पर अगर ध्यान दिया तो समझो कि हम अपने जो हॉस्पिटल रनिंग सिस्टम है उसको बहुत इम्प्रूव कर लेंगे। और इस सतत कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, एक बार में समाप्त नहीं। क्वालिटी कभी पूरी नहीं होती, क्वालिटी कभी 100% नहीं हो सकती। क्वालिटी आज अपने साथ, अपने सिस्टम के साथ प्रतिदिन का कॉम्पिटिशन है, किसी और के साथ नहीं होता। आज मैं 1 किलोमीटर दौड़ा, कल मैं 1 किलोमीटर 100 + 100 मीटर दौड़ूंगा, फिर और 100 दौड़ूंगा। ये ऐसे आज मैंने अपने हॉस्पिटल के लिए, हम सब लोगों ने मिलकर अपने हॉस्पिटल के लिए ये किया, कल को और परसों को और, अपनी से होड़ है, किसी और से हमारी कंपटीशन नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर कंप्लीट हुआ, उस चैप्टर का नाम था AAC। उसके 14 स्टैंडर्ड्स हमने कंप्लीट कर लिए और जो 14 स्टैंडर्ड्स की शॉर्ट में समरी थी वो भी मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर होगा केयर ऑफ पेशेंट, COP। इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, जो इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उन स्टैंडर्ड्स पे हम बात करेंगे। उसके 8 स्टैंडर्ड होते हैं, एक ही चैप्टर में कवर हो जाएंगे। आपसे एक बार ये 22 मिनट और लगभग 23 मिनट की एक वीडियो है। इस पर मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, आप जब वीडियो सुन रहे हो तो वीडियो से आपको सीख रहे हो और आपको लगता हो कि अमित सर इसमें कुछ और ऐड कर सकते थे, इससे वीडियो और बेहतर बन सकती थी, प्लीज़ यूट्यूब बॉक्स में वो ज़रूर लिखिएगा। जैसे आपने पिछली बार मुझे लिख के भेजा कि सर आप एक चैप्टर को एक ही बार में कवर करिए, तो मैंने एक चैप्टर को एक ही बार में कवर किया। वो चैप्टर में वीडियो स्क्रीन पे उसके शॉर्ट्स भी लिखे हुए आपको दूंगा ताकि आप पढ़ भी लें, दिया है मैंने आपको पीछे। अगली वाली वीडियो में भी ऐसे ही दूंगा। फिर भी आपको लगता हो कि नहीं अमित सर इससे भी अच्छा हो सकता है, तो वो आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी मेरे यूट्यूबर हैं जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए क्वालिटी और सेफ्टी का जो 5th एडिशन है NABH का, वो बिल्कुल कंठस्थ हो जाए या हृदय में हृदयंगम हो जाए। और कहीं भी पेशेंट, अगर जो भी इस वीडियो को देखने वाले दर्शक हैं, जो भी स्टाफ है, उनके हाथ में जब पेशेंट जाए तो कह दे वाह क्या केयर, और आपको उसके साथ साथ दुआएं तो मिलेंगी ही। इस सब साथ अब वाणी पे विराम चाहूँगा। नमस्कार।